नवाज शरीफ पैदा भी नहीं हुआ था। असासे तो उस वक्त भी थे अल्लाह के फजलो करम से जब पाकिस्तान भी पैदा नहीं हुआ था। मेरे भाइयों, मेरा वालिद एक किसान का बेटा था, किसान का। मेरे वालिद ने अपने हाथों से मेहनत की और मैं चाहता हूं कि इसी तरह आज पाकिस्तान के नौजवान भी मेहनत करके अपने असासे बनाए, सनत लगाए, बेरोजगारी का खात्मा करे, आगे आए। अगर एक किसान का बेटा मजदूरी करके अगर आज वो अपना मुल्क की खिदमत कर सकता है और इंडस्ट्री लगा सकता है, तो मैं समझता हूं कि सबको आगे आना चाहिए। वो वक्त दूर नहीं है, इंशाअल्लाह नवाज शरीफ अल्लाह के फजलो करम से आपकी मोहब्बत से आएगा और इन सब बेरोजगारों को अपने साथ लेके चलेगा। इंशाअल्लाह रोजगार मिलेगा। मेरे भाइयों, मेरे वालिद 1972 शुरू में जनवरी में 1972 आज से कितना साल हो गए? 1972 को आज 40 साल हो गए कि नहीं हो गए? 40 साल पहले इत्तेफाक फाउंड्रीज पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी थी और वो मेहनत मजदूरी के बल पे बनी थी। किसी वजीर मशीर या किसी वजीर आजम ने नहीं बनवाई थी। नवाज शरीफ तो उस वक्त कॉलेज में जाता था, कॉलेज में, और वो कौमियाई गई, नेशनलाइज हो गई। उसको भुट्टो ने आके नेशनलाइज कर लिया और सब कुछ ले लिया, सारे इंडस्ट्री नेशनलाइज कर ली और सारे असासे नेशनलाइज कर ले। हम किससे अपने असासे तलाश करें? कुछ नहीं दिया गया उसके बदले में, एक दमड़ी भी कॉम्पनसेशन नहीं दी गई और उसको हथिया लिया गया। उसके बावजूद देखिए मेरे वालिद की कुर्बानी, उसकी पाकिस्तानियत, उसके बावजूद उसी साल, उससे अगले साल, उससे तीसरे साल 6 और इंडस्ट्रियां लगाई। मैं वजीर आजम तो नहीं था, मैं ना वजीर था, ना मशीर था, ना मैं सियासत में था। और भाई कभी उन सासों की भी बात करो ना, कोई उन सासों की भी बात करो। सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं, आओ जबानी जमा खर्च नहीं, आज हकाइक के साथ बात करो, हकाइक के साथ बात करो। कहते हम तब्दीली लाएंगे, तुम जब लाओगे तो लाओगे, हम तो ला चुके इस मुल्क में तब्दीली। तुम पता नहीं कब लाओगे। और जब आप जानते हैं नवाज शरीफ जब पहली मर्तबा वजीर आजम बना, भाई मेरे पास तो एक मजदूर फैसलाबाद से लाहौर आया था, उसने धोती पहनी हुई थी, धोती पहनी हुई थी, सर पे पगड़ी रखी हुई थी, और मुझे कहता है नवाज शरीफ साहब, उस वक्त मेरी हुकूमत गुलाम इसहाक खान ने खत्म कर दी थी। कहने लगा नवाज शरीफ साहब आपका दौर तो बहुत अच्छा दौर था, बहुत अच्छा दौर था। मैं एक मजदूर हूं और मुझे उस जमाने में रोज लोग मुझे मजदूरी के लिए लेने आते थे, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं होता था। मैं कहता था कि मैं बहुत मसरूफ हूं और आज मुझे मजदूरी नहीं मिलती। ये उसने मुझे आके कहा फैसलाबाद से। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या तब्दीली थी। ये जो तब्दीली और स्टेटस को की बात होती है, स्टेटस को के खिलाफ तो नवाज शरीफ खड़ा हुआ था। जब नवाज शरीफ मुल्क में मोटरवे बना रहा था, जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बना रहा था, जिसकी खुद हिंदुस्तान ने तारीफ की थी। हिंदुस्तान ने कहा था, नवाज शरीफ साहब, मुझे खुद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने यह बात कही। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, नवाज शरीफ साहब, हम आपके मुल्क में एक टीम भेजना चाहते हैं जो आके देखे कि आपने इतनी तरक्की की है। हिंदुस्तान के जो बिजनेसमैन है उनका भी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। वो कहते हैं कि जनाब हम भी पाकिस्तान की तरह से यहां पे हमारी पॉलिसीज होनी चाहिए। मैंने कहा भेजिए, बिस्मिल्लाह भेजे पाकिस्तान में। और उन्होंने यहां मुझसे हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म मुझे कह रहा है, और उसके बाद हम यहां पे मोटरवे बना रहे थे, हम यहां अल्लाह के फजल करम से ज़खायर बना रहे थे,
ہم ڈیم بنا رہے تھے، غازی بروتا بنا رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو JS-17 JS-17 جو ہوائی جہاز ہے، جو فائٹر پلین ہے پاکستان کی ایئر فورس کے پاس، تھنڈر JS-17، یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے اس پر دستخط کیے تھے۔ اکانومی کے حوالے سے اور پھر دفاع کے حوالے سے پاکستان کے اندر ہم نے وہ ترقی کی۔ آپ جانتے ہیں اس وقت ہم یلو کیب پاکستان کے کونے کونے میں نظر آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں ہم نے وہ ریفارمز کی کہ جو پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں وہ جب ایئرپورٹ پہ اترتے تھے ان کی جرابوں کے اندر سے اگر $20 ہوتے تھے وہ بھی نکال لیے جاتے تھے۔ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ ہم نے ریفارمز کی، ان کو کھول دیا، ہم نے زر مبادلہ کو کھول دیا، اور پھر پاکستان کی ترقی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نئے ایئرپورٹس ہم نے بنائے۔ ایک زمانہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال تک ٹیلی فون نہیں گھروں میں لگتا تھا، یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کام کیا، ایک دن میں ٹیلی فون لگنا شروع ہو گیا۔ موبائل سروس کس نے شروع کی پاکستان میں؟ موبائل سروس کس نے پاکستان میں شروع کی؟ PMLN کی حکومت نے۔ میرے بھائیوں، اتنے جو کام ہو رہے تھے وہ اس کے بعد جو پاکستان کے جو ادارے ہیں ہم ان کو پرائیویٹائز کر رہے تھے، ان کے اندر ریفارمز کر رہے تھے، ان کو بہتر بنا رہے تھے، اور وہ نقصانات سے نکل کر منافع کی طرف آ رہے تھے۔ اور اس میں غلام اسحاق خان نے جب اس کے لیے اس نے ہماری حکومت کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا، ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ اس نے ہماری حکومت توڑ دی، اسمبلی توڑ دی، سپریم کورٹ نے ہمیں واپس لے کے آئے۔ ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا نہیں، ہم نئے الیکشن کروائیں گے۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی ہوا ہے؟ یہ ہے تبدیلی۔ میرے بھائیوں، یہ کہتے ہیں سبز پاسپورٹ کی ہم عزت کروائیں گے۔ سبز پاسپورٹ کی عزت جب آپ کروائیں گے تو کروائیں گے نا، ہم تو سبز پاسپورٹ کی عزت اللہ کے فضل و کرم سے کروا چکے۔ ہم نے تو، آپ مجھے بتائیں، جس دن پریزیڈنٹ کلنٹن امریکہ کے صدر کی بات نہیں مانی گئی، جس دن ہم نے اس کے $5 ارب کا پیکج ٹھکرا دیا، جس دن ہم نے اس کا ایڈ پیکج ٹھکرا دیا $5 ارب کا، اور جس دن ہم نے ہندوستان کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب 6 ایٹمی دھماکوں سے دیا، اس دن کس کی عزت ہوئی تھی؟ اس دن ایٹمی دھماکے کیے تو کس کی عزت ہوئی تھی؟ سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو حضور، آپ تو بات میں کروائیں گے، ہم تو کروا چکے ہیں، ہم تو تبدیلی کر چکے ہیں اس ملک کے اندر۔ ہم تو تبدیلی کا ایک پروگرام لے کر آئے تھے جو کسی نے مکمل نہیں ہونے دیا۔ کہتے ہیں باریاں لگاتے ہیں، کون سی باریاں؟ یہ 2 سال کی باریاں؟ انہوں نے فیصل آباد کے عوام نے تو مجھے 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو یہ 2 سال میں حکومت توڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم نے پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو اس کا دفاع کرنا ہے، اور آج بھی جو کھیل کھیلتے ہیں ایجنسیوں کا، ان کے کھیل کو ہم نے ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہے۔ اور ہم اپنا جو ہے پاکستان کے اس دن جب سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی تھی تو پاکستان کے 17 کروڑ عوام کی عزت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ حضور، آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے جب باہر جاتے تھے تو جناب وہ لوگ پہلے آپ کی طرف دیکھتے تھے ایئرپورٹ کے اوپر، آپ پاکستان سے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ یہ وہ ملک ہے، وہ پہلا پاکستان اسلامی ملک ہے جس نے جو ایٹمی قوت بن گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ذرا یہ کر کے تو دکھائیں۔ آج تو ان کو آپ دیکھیے، ایبٹ آباد میں حملہ ہوتا ہے، ان سب کی ٹانگیں کانپتی ہیں، سب کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔
इन सब की टांगें कांपती हैं। इन सब की टांगें कांपती हैं। नवाज शरीफ कहता है नहीं, हम अपनी खुद मुख्तारी, अपनी खुददारी का सौदा नहीं करेंगे। और हमने साबित करके दिखाया है, ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च, ये नारेबाजी नहीं है। पाकिस्तान कौम गवाह है इस बात की कि नवाज शरीफ ने करके दिखाया है। यहां तो एक अमेरिकी वज़ीर खारजा का टेलीफोन आता है तो जब जर्नैल साहब जो हैं, जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं, वो ढेर हो जाते हैं। अमेरिकी वज़ीर खारजा के टेलीफोन के ऊपर नवाज शरीफ को 5 मरतबा अमेरिका का सदर फोन करता है, $5 अरब की पेशकश करता है। हम ठुकरा देते हैं कि हमें पाकिस्तान के कोई सौदा में मंजूर नहीं। आपको ढेर हो जाने वाले सदर मंजूर है या आपको पाकिस्तान के लिए खड़ा हो जाने वाला वज़ीर आज़म मंजूर है? कौन मंजूर है आपको? और अभी कुछ लोग हिंदुस्तान के टेलीविजन से कुछ और बात करते हैं और पाकिस्तान में कुछ और बात करते हैं। कहते हैं कश्मीर के मसले को 10 साल पीछे डाल देना चाहिए। क्यों 10 साल पीछे डाल देना चाहिए? ये बात हम अपने मुंह से क्यों करें? हिंदुस्तान को जब इतनी जरूरत नहीं होती कि वो बात करे, हम कह दें कि कश्मीर को बैक बर्नर पे डाल दें और बाकी मामलात करें, लेकिन कश्मीर को पुसे पुछ नहीं डाला जा सकता। ये पाकिस्तान की खुददारी और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का सवाल है। मेरे भाइयों, आप जानते हैं पिछले दिनों ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस्लामाबाद में हुई थी या नहीं हुई थी? मुझे उन्होंने बुलाया वहां पर। मैंने कहा, हुकूमत को कहा, मैंने कहा कि आप वो लोग हैं, हम तो आज आपके पास आ गए हैं, लेकिन आप वो लोग हैं जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को भी आप दांव पे लगा देते हैं। एबटाबाद में हमला होता है, एबटाबाद में उनके हेलीकॉप्टर आके पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को जो है वो बर्बाद करते हैं। और ये जरदारी साहब न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में ये तारीफी कलमात कहते हैं कि वाह वाह क्या किया। और हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि ग्रेट विक्ट्री, बहुत बड़ी फतह की है। ये लोग पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का ये तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? ये कर सकते हैं तहफ़्फ़ुज़? बोलो, ये तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? और आज की बात सुन लो, ये कहते हैं उसको माइक मुलन को कहते हैं, ये लिखता है खत उसको हुसैन हक्कानी, हमारा सफीर वाशिंगटन में खत लिखता है हुसैन हक्कानी साहब कि जनाब पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर फौज का ये किरदार है, फौज जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। इसको आप काबू में लाएं, इसको आप कंट्रोल करें, इसको आप दबा कर रखें। भाई, ये तुम अमेरिका को कह रहे हो? जरदारी साहब, ये आपका सफीर अमेरिका को कह रहे हैं कि जनाब हमारी फौज को आप कंट्रोल करें, हमारी फौज को आप काबू में रखें। ये कौन सी पाकिस्तानियत है कि हम अमेरिका को जाके कहें हमारे यहां पाकिस्तान के अंदर कोई मसाइल अगर है तो हम खुद उसको हल करेंगे? हम जाके गैरों को कहें कि हमारी फौज, हमारी भाई 5 लाख की फौज है, 5 लाख जवान है जो रात दिन पाकिस्तान की का डिफेंस कर रहे हैं, दिफा में ड्यूटी अदा कर रहे हैं। 23 हजार फुट के ऊपर बैठ के सियाचिन में पाकिस्तान के टेरिटरी का दिफा कर रहे हैं। और हम अमेरिका से ये बात करें कि जनाब इनको आके काबू करो। मैं कहता हूं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। फैसलाबाद के लोगों, इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फिर बताओ, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
हम नहीं बैठेंगे असेंबलियों में, ऐसी असेंबलियों में नहीं बैठेंगे जो ये समझती है कि हुकूमत के हम असेंबली की हर बात को इग्नोर कर सकते हैं और ओवर रूल कर सकते हैं या सुने ही नहीं असेंबली की बात। मैं ये ऐलान करना चाहता हूं आज आपके सामने, फैसलाबाद के लोगों, आप फिर अपना फैसला देना नवाज शरीफ को कि जो मैंने ऐलान किया है आपके ऐन जज्बात के मुताबिक है या नहीं है। मैं आपके सामने आज ऐलान करना चाहता हूं, जरदारी साहब, इस तरह से यह मुल्क नहीं चलेगा। आप हमारी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं, आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को दांव पे लगा रहे हैं, हमारे इज्जत नफ्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा हो रहा है यहां पर। और गैर मुल्की लोगों को कहा जा रहा है कि आओ पाकिस्तान के अंदर आके फौज को काबू करो। हमने ये कबूल नहीं कर सकते। मैं आपसे ये कहूंगा कि जरदारी साहब, आप एक दो दिनों के अंदर इंक्वायरी शुरू करवाएं और इसको अपने मंत्री अंजाम तक अगले 9 दिनों में पहुंचाएं। कल मैंने कहा था अगर नहीं पहुंचाएंगे तो नवाज शरीफ और पीएमएलएन जो है वो न सिर्फ पंजाब से, वो न सिर्फ बलोचिस्तान से, बल्कि सूबा सरहद से और सूबा सिंध से, चारों सूबों की तरफ से हम पिटीशन लेके जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। और मेरी पार्टी सूबा बल्तिस्तान से और आजाद कश्मीर से हम सब जाएंगे, पूरे यूनिट्स जाएंगे। पीएमएलएन फैसला करेगी और मैं ये समझता हूं कि पीएमएलएन नहीं, पीएमएल के साथ साथ नवाज शरीफ खुद कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हम और क्या आपको मेरा फैसला मंजूर है? आपको फैसलाबाद का क्या फैसला है? फैसलाबाद का फैसला है कि मंजूर है आपको? तो इंशाअल्लाह इस पर मैं काम शुरू कर दूं। देखे बनता क्या है, फिर आगे देखिए होता है क्या। हम पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे कोई आंच नहीं आने देंगे। ये मेरा फैसला है अल्लाह के फजल व करम से। कोई कुछ भी कहे, नवाज शरीफ हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम नवाज शरीफ का हर वक्त साथ देते रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज खुदा की कसम, अगर पीएमएलएन की हुकूमत होती, आज पाकिस्तान में कोई लोड शेडिंग ना होती, खत्म कर दी गई होती। आज पाकिस्तान और भाई मेरी बात सुने, कैसे खत्म कर दी गई होती, ऐसे ही खत्म कर दी गई होती जिस तरह अल्लाह के फजल करम ने शहबाज शरीफ ने डेंगू को पंजाब में खत्म किया है। और दिन रात काम किया है
मैं शहबाज शरीफ साहब को शाबाश देता हूं। शहबाज शरीफ साहब, तुम्हें शाबाश। ना तुम पर, ना तुम्हारी हुकूमत पर, ना तुम्हारे बुजरा पर कोई करप्शन का दाग नहीं है। तूने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें मुबारकबाद देता हूं मैं। वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ का कोई साथ नहीं दिया, बल्कि रुकावटें खड़ी की हैं, हर कदम पे रुकावटें खड़ी की हैं। अगर वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ का साथ देती तो आज हालात कुछ और होते, आज कुछ और होता, आज पंजाब की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन इंशाअल्लाह अपने पांव पे खड़ा होकर भी उसने जो काम किया है, मैं आपसे मिलकर शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। आज जरा जाके देखें दानिश स्कूलों में मैं गया हूं। दानिश स्कूलों में एजुकेशन में शहबाज शरीफ ने एक इनकलाब बर्पा किया है और रोज एजुकेशन में कुछ ना कुछ वो कर रहे होते हैं। दानिश स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। दानिश स्कूल में दाखिले की सिर्फ एक शर्त है कि वो बच्चा गरीब होना चाहिए, यतीम होना चाहिए, नादार होना चाहिए। और दानिश स्कूल वो स्कूल है कि जिसमें एचएसएन कॉलेज जैसी वर्दी मिलती है, किताबें मिलती हैं, पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है और वहां पर गरीब, मस्कीन और यतीम बच्चों को दाखिला मिलता है। ये हर जगह पे बनेंगे। अब तो हर इस वक्त डिविजनल हेडक्वार्टर में बन रहा है, उसके बाद इंशाअल्लाह ये हर डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे, हर तहसील में बनेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फैसलाबाद की हर गली में बनेंगे इंशाअल्लाह। और अगर अल्लाह ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह फैसलाबाद के अंदर हम इतनी तरक्की करेंगे, महदूद फंड्स के अलावा, महदूद फंड्स के बावजूद फैसलाबाद और बाकी जगहों की तरक्की हो रही है। लेकिन अगर वफाकी हुकूमत भी साथ देती आज और बहुत कुछ हो रहा होता। मेरे भाइयों, मैंने बिजली की बात की है। नवाज शरीफ दिन रात एक करता और बिजली की लोड शेडिंग की लानत को हमेशा के लिए खत्म करता। और मैं कोयले की कानों पे जाके खुद बैठ जाता, कोयले की कानों पे खुद बैठता, वहां बिजली के कारखाने खुद लगवाता और मैं पाकिस्तान की शुगर मिलों में से अल्लाह के फजल करम से 2000 मेगावाट में वहां से खुद लेता। पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करके, पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, सरकारी इदारों को ठीक करके, उनके नुकसानात को खत्म करके हम सर्कुलर डेट एक साल में खत्म कर देते। हम सर्कुलर डेट एक साल में खत्म करके हम पेट्रोल की, ऑयल की रसद जो है उसको हम पहुंचाते और हम देखते कि बिजली की ये लानत, लोड शेडिंग की ये लानत जो है ये 3-4 साल में खत्म हो जाती। और मैं आज भी आपसे वादा करता हूं कि अगर आज इंशाअल्लाह जब इलेक्शनों के बाद अगर आपने पीएमएलएन के हक में वोट दिया तो हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस लानत को पाकिस्तान से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और मेरे फैसलाबाद के मजदूर भाइयों, नौजवान दोस्तों, पाकिस्तान के हुनरमंद नौजवानों, पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों, मुस्लिम लीग नून का प्रोग्राम है। हम इंशाअल्लाह बहुत सस्ते कर्जे देंगे इन नौजवानों को जो हुनरमंद हैं, इन नौजवानों को जो पढ़े लिखे हैं, कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, तो हम इंशाअल्लाह बहुत कम शरह के ऊपर, बहुत कम जो प्रॉफिट पे उनको कर्जे देंगे। आप दुआ करें, हो सकता है ये फ्री कर्जे दिए जाए जो कि 8-10 साल में उनकी वापसी हो। हम देंगे इंशाअल्लाह ताकि वो अपना मुकद्दर संवार सके। आप मजदूर भाइयों, कारखाने लगाने, सरमायाकारी करने वाले नौजवानों,
सरमायाकारी का अज़म रखने वाले नौजवानों, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, इंशाल्लाह हम आएंगे। ये सबसे पहला हमारा कदम होगा अपने नौजवानों को उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने के लिए। इन मजदूरों को जिनके हाथ में हुनर है, ये भी छोटे छोटे कारखाने लगाएं, ये भी छोटे छोटे ऐसे यूनिट लगाएं जहां पे 10-20 लोग रोजगार हासिल कर सकें, और फिर ये रोजगार का पहिया आगे बढ़े, तरक्की का पहिया और आगे बढ़े, तेजी के साथ आगे बढ़े। और हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये हम आपके साथ मिलकर ये काम करें। मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात की कि हम अपने यूथ की इस तरह से हम खिदमत कर सकें। मेरे भाइयों, नवाज शरीफ जो कहता है अल्लाह ताला के फजल करम से वो करके दिखाता है या नहीं? बोलो। हम तो अपने ट्रैक रिकॉर्ड से बात करते हैं भाई, हम तो अपनी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। हमने परफॉर्म किया, हमने परफॉर्म किया, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। ये जनरल अब्दुल कादर बैठे हुए हैं बलोचिस्तान से, ये सरदार जहरी साहब सनाउल्लाह जहरी बलोचिस्तान से बैठे हुए हैं। पूछे इनसे, पूछे क्या कराची से गवादर तक सड़क हमने नहीं बनाई? गवाही देंगे आपको। ये बलोचिस्तान से हमारे मेहमान हैं मुस्लिम लीग के, इनके लिए भी जरा तालियां बजाएं आप। मेरे भाइयों, पूछो इनसे, पूछो कराची से गवादर तक किसने सड़क बनाई? ये बीबी आई हुई है फ्रंटियर से, पीर साबिर शाह फ्रंटियर से आए हुए हैं, और हमारे मेहमान आए हुए हैं। पूछो इनको कि सूबा सरहद के अंदर सड़कों का जाल हमने नहीं बचाया। और फिर टूरिज्म के हवाले से भी एबटाबाद से लेके कगान नरान तक सड़क किसने बनाई थी? बाबू सर टॉप सड़क किसने बनाई? अल्लाह के फजल करम से PMLN ने बनाई, नवाज शरीफ ने बनाई। मेरे भाइयों, अगर वो सिलसिला जारी रहता, फैसलाबाद के दोस्तों, वो सिलसिला अगर जारी रहता, आज पाकिस्तान में हर जगह पे मोटरवे होता। मोटरवे का फैसला इस जगह से फैसलाबाद तक, मोटरवे के कहां से फैसलाबाद होते हैं? पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक ये मोटरवे की आपने हालत देखी है? इतने जंप है या नहीं है? और वो जो मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद जाती है, उसमें कोई जंप है? तो यहां जंप क्यों है? फैसला तो अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ ने किया था, लेकिन बनवाया इसको बाद में काम मुशर्रफ के जमाने में हुआ है, इसलिए जंप है। जब भी ऐसे लोगों के हाथों से काम होगा तो जंप ही जंप होंगे। मेरे भाइयों, आप तैयारी करें, क्योंकि पहले मैंने आते ही कहा है कि इस जज्बे को अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकस्त नहीं दे सकता। फैसलाबाद के लोगों मुबारक, आपको मुबारक। इस जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इंशाअल्लाह कहो मेरे साथ, इंशाअल्लाह। बिल्कुल फैसलाबाद का आज फैसला हो गया है। ये फैसला पूरे पाकिस्तान पे लागू होगा, और सिर्फ जुबानी कलामी दावे करने वाले सब फारिग हो जाएंगे। इस मुल्क की सियासत के अंदर साफ सुथरी सियासत आएगी, और वही लोग आएंगे जिन्होंने पहले इस मुल्क की तकदीर संवारी है। और मैं तो कहता हूं कि बहुत पीछे रह गए हम बहुत पीछे रह गए भाई। हमें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। फैसलाबाद के अवाम नवाज शरीफ का ये कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ अंदर से मिला हुआ है, इन्होंने बारियां बांटी हुई है, ये सब एक हैं, ये सब जो है आपस में मिले हुए हैं, ये सब
करप्ट टोला है। ओ भाइयों मेरी बात सुनो, खुदा का वास्ता, और झूठ मत बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। ये झूठ, ये इल्जाम तराशियां, ये बहतान तराशियां, ये अच्छी नहीं है। कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि बहतान या गीबत, गीबत कहते हैं चुगली को, ये गीबत और इल्जाम तराशियां, ये वो लोग जो गीबत करते हैं वो ऐसा ही करते हैं जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। ये कुरान पाक में है। और झूठ ना बोलो, झूठ इल्जाम तराशियां मत करो। मीडिया के मेरे भाइयों साथियों, आप भी इस झूठ को आगे मत ऐसे बढ़ाया करो, ऐसे लहराते हैं कागज, ये देखो ये नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी है, ये नवाज शरीफ का सासा है, और वो सारा कुछ आप ही लिखा होता है, आप ही टाइप किया होता है। और भाई नवाज शरीफ तो पाकिस्तान पे अपने सारे असासे कुर्बान कर चुका। नवाज शरीफ को तो भुट्टो ने भी आकर उसके असासे दे लिए। फिर मुशर्रफ ने हमारे घर मॉडल टाउन तक का कब्जा कर दिया और हमारी खानदान को और मुल्क बदर कर दिया। और किन किन मराहल से हम नहीं निकले, किन किन मराहल से हम नहीं गुजरे। जब आप भी इन मराहल से गुजर कर आओगे फिर बात करना, हमारे साथ फिर बात करना। और नवाज शरीफ के घर पे कब्जा, आज तक उसका किराया भी नहीं दिया, किराया भी नहीं दिया, और 8 साल कब्जा रखा। ये नहीं कि मैं किराया मांग रहा हूं, मैंने किराया नहीं मांगा। मैं आपको बता रहा हूं, जहां मैं जवान हुआ, हमारे बच्चे पैदा हुए, उस घर पे 8 साल मुशर्रफ ने कब्जा रखा। बताओ इससे ज्यादा कुर्बानी और क्या होती है। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, कहते सब आपस में मिले हुए हैं। और भाई चौधरी निसार साहब बैठे हुए हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, हसन इकबाल है, ये सब वजीर थे, मुशीर थे। और मुशर्रफ और सरदारी साहब ने जब अपने वादे को पूरा नहीं किया, हम फौरन काबीना से बाहर आ गए। आगे या नहीं आगे? क्या हम मिले हुए थे? और उसके बाद जरदारी साहब के एनआरओ को किसने रोका? पीएमएल ने रोका, असेंबली में उसको पास नहीं होने दिया। उसके बाद फिर पंजाब, अगर हम मिले होते, अगर हम एक होते, अगर मिली भगत होती, तो क्या फिर पंजाब में गवर्नर राज लगता कभी? क्या पंजाब के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को तोड़ दिया जाता? अगर हम मिले होते तो क्या मैं नाअहल और शहबाज शरीफ नाअहल करार दिए जाते? डोगर कोर्ट क्या हमें नाअहल करार देती? और फिर अगर हम मिले हुए होते तो हम जजों को बहाल करने के लिए कभी लॉन्ग मार्च करते? ये क्या यार कहते, यार खुदा के बंदे झूठ मत बोलो, झूठ बोल के अवाम को धोखा मत दो धोखा। ये इस तरह की ये धोखेबाजी वाली सियासत नहीं चलेगी, पाकिस्तान में नहीं चलेगी। और आप देखें, आप जानते हैं कि जब लॉन्ग मार्च हुआ, लॉन्ग मार्च में कौम मेरे साथ साथ थी, कौम साथ थी। और लॉन्ग मार्च हुआ तो जब गुजरांवाला पहुंचे तो ऐलान हो गया कि जज बहाल कर दिए गए। हम वहां से वापस आ गए। अगर नवाज शरीफ को अपनी नाअहली अगर हमने उसको डिस्क्वालिफिकेशन को बदलना होता, शहबाज शरीफ ने बदलना होता, और अगर हमने अपनी पंजाब की हुकूमत को बहाल करना होता, तो मैं मैं लोगों की ताकत को इस्तेमाल करके इस्लामाबाद जाता और मैं वहां से मंजूर करवा के आता, या वहां हुकूमत का तख्ता होता, या हमारी हुकूमत बहाल होती। मैंने कहा नहीं नवाज शरीफ, तुमने जाती मकासद के लिए इस मुल्क में सियासत नहीं करनी। तुमने इस अवाम की 17 करोड़ अवाम की खिदमत को इबादत समझकर तुमने काम करना है और खिदमत करनी है और इनकी तकदीर संवारनी है। अपनी तकदीर नहीं संवारनी, इनकी तकदीर संवारनी है। और आज भी मेरा आज़म है
میرا عزم ہے اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا تو 17 کروڑ عوام کی تقدیر سنواروں گا انشاءاللہ. 17 کروڑ عوام کی انشاءاللہ تقدیر سنواروں گا. مجھے کوئی اپنا عہدوں کی لالچ نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اب ہونی بھی نہیں چاہیے لالچ اور لوگوں کی ہوگی. ہمیں سچ بولنا چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. میرے دوستو، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب اپنے اندر، اور دوسرا آپ سب کو بھی پہچاننا چاہیے کون دھوکے کی سیاست کر رہا ہے، کون نعرے بازی کی سیاست کر رہا ہے، کون جھوٹ کی سیاست کر رہا ہے، اور کون عبادت کی سیاست کر رہا ہے، کون اپنے اللہ کو اور اس مخلوق کو راضی کرنے کی سیاست کر رہا ہے. فیصلہ آباد کے غیور عوام، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ آپ کا کیا آج فیصلہ ہے؟ ابھی تو فیصلہ آپ نے دیا نا، ابھی تو فیصلہ دیا کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں. یہ آپ کا فیصلہ ہے نا. اور کیا میں ہر جگہ پہ پاکستان میں جاؤں گا، اسی طرح سے وہاں پر بھی پوچھوں گا کہ بتاؤ اس حکومت کا کیا ہونا چاہیے. بڑا اعتبار کیا ان کا بڑا اعتبار کیا ہم نے شروع میں بڑا اعتبار کیا، اور آپ کی خاطر کیا، اپنی ذات کی خاطر نہیں کیا. کوئی نواز شریف نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا، آپ کی خاطر کیا کہ شاید آپ کی تقدیر بہتر ہو جائے، آپ کی تقدیر سمجھ جائے. بڑا اعتبار کیا، لیکن انہوں نے بڑا مایوس کیا جنہوں نے کہا کہ وعدے وعید حدیث نہیں ہوتے، حدیث و قرآن نہیں ہوتے. بہت افسوس ہوا، اور آج ہمیں بھی سبق مل گیا ہے. ہمارے کو خوابوں پہ پانی تو پھر گیا، لیکن ہمیں بہت دکھ ہوا، مایوسی ہوئی. اور مجھے بار بار وہ یاد آتا ہے کہ مکے گیاں گل مکدی نہیں، مکے گیاں گل مکدی نہیں جے دلوں نہ مکائیے. مکے گیاں گل مکدی نہیں جے دلوں نہ مکائیے. تے کوڑے خوہ کدی مٹھے نہیں ہوندے. تے کوڑے خوہ کدی مٹھے نہیں ہوندے، پاویں 100 من گڑ پائیے. کوڑے خوہ کدی مٹھے نہیں ہوندے، پاویں 100 من گڑ پائیے. تے پھٹے دل پھر نہیں ملتے، پاویں کٹ جفیاں پائیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. پاکستان اب آنا ڈیفائننگ ٹائم آ رہا ہے، اب ڈیفائننگ مومنٹس آ رہے ہیں، فیصلہ کن گھڑیاں آ رہی ہیں. فیصلہ آباد والوں، فیصلہ کن گھڑیاں آ رہی ہیں میرے ساتھ، لہذا کھل کر نعرہ لگاؤ پاکستان. اللہ حافظ.